Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS जिसमें हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं। क्वेश्चन आंसर की सीरीज है जिसमें हम लोगों ने 2000 MCQs कवर करने का आपको प्रॉमिस किया। सो इन दिस सीरीज दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 22 और वीडियो नंबर 22। इन एवरी वीडियो हम लोग यूपीएससी के अराउंड 20 क्वेश्चंस उठाते हैं और उन्हें एनालाइज और डिस्कस करते हैं। दिस इज अ कॉमन टेम्पलेट अक्रॉस ऑल वीडियो दैट वी आर यूजिंग फॉर यू टू इवेलुएट, फॉर यू टू सेल्फ इवेलुएट कि वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी नॉलेज। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज क्वेश्चन। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट 420 क्वेश्चन हैज बीन कवर्ड प्रायर टू दिस। इन केस इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट सीरीज, होल ऑफ द सीरीज, देन अनदर 20 videos you can, the previous 20 videos you can watch, right? So with reference to the municipal bond market in India, consider the following statement. LSG का local self government से ये क्वेश्चन है। all municipal corporations in India are entitled to issue bond. No, all municipal SEBI कैटेगराइज करती है, SEBI फंडिंग पोटेंशियल देखती है, उनकी परफॉर्मेंस देखती है, उनका बैंक बैलेंस देखती है, उनका सारा कुछ एफिशिएंसी वगैरह सारा कुछ मेजर करते हैं। इट इज ओनली व्हेन SEBI allow on all these parameters the municipal corporation can raise these bonds from what you call markets, right? Banks. The interest rate of the municipal bond are market linked, so that is correct हमें बताना है। So only second statement is going to be correct and that's why B is the answer। 422 second question, which of the following will lapse on the dissolution of Lok Sabha or legislative assembly of the state, right? State level पे what you do have legislative assembly and legislative council and central level पे क्या है लोक सभा and राज्य सभा। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि अगर सेंट्रल लेवल पे लोक सभा डिसॉल्व हो जाती है एंड स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स होते हैं, राइट, विच कैन बी और विच विल श्योरली बी डिसॉल्व। सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग। अब हमें देखना है 3 काइंड ऑफ स्टेटमेंट हैज बीन गिवन कि किस किस सिचुएशन में बिल्स जो है वो लैप्स होंगे अगर लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है डिसॉल्व। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द राज्यसभा एंड रेफर्ड टू द जॉइंट कमेटी सेटअप, ये बिल आपका डिसॉल्व नहीं होगा। अ बिल विच हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड पेंडिंग, तो ये बिल आपका लैप्स हो जाएगा, ठीक है। एनी बिजनेस पेंडिंग बिफोर पार्लियामेंट्री कमेटी, तो ये बिल भी अगर लोकसभा ये हो जाती डिसॉल्व हो जाती तो ये बिल भी आपका लैप्स हो जाएगा। सो 2 and 3 is the situation in which the bill will dissolve, the bill will lapse अगर लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन हो जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। 423 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, AG advocate general, he is constitutionally obligated to resign when the council of minister resign। that's a wrong assessment। although ये situation या फिर although ये practice जो है prevail करती है, कोई भी अगर council of minister या government जो है अपना 5-year terms जैसे ही complete करती है उससे पहले भी अगर resign करती है तो generally attorney general at the central level and advocate general at the state level resigns, है ना। but ये constitution में कहीं भी mention नहीं है। This has been a standard political practice, but ये constitution में mention नहीं है। He cannot appear in a court lower than the district court, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। So कोई भी हमें correct बताना था, कोई भी correct statement नहीं है and hence D is going to be the right statement neither। The chairman of the Rajya Sabha is elected by, so chairman of the Rajya Sabha will be elected by all the members of Lok Sabha and Rajya Sabha, है ना। Actually chairman of the Rajya Sabha का election नहीं होता है, election किस चीज का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का। एंड दैट वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। सो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। तो अगर मैंने चेयरमैन बोला वाइस प्रेसिडेंट आप लोग उसको रिप्लेस, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। दे कैन नॉट वोट इन टू द इंडियन इलेक्शन, सो दैट इज करेक्ट। दे कैन नॉट बाई एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया, सो दैट्स इनकरेक्ट। एक्सेप्ट एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज, राइट, दे कैन बाई, they can purchase commercial properties, they can purchase any kind of property for residence, ठीक है। So this is incorrect statement, so first only statement is correct and hence A is good। Consider the following statement about Cabinet Secretary of India. He is
administrative head of the cabinet secretariat, that's correct. Father of civil services. He enjoys the same rank as controller general and auditor general of India in no, that's incorrect. हमें correct statement बताना है. First only is going to be the correct statement. Which of the following is or are DPSP under the Constitution of India? ठीक है. To uphold and protect sovereignty, unity, integrity. No, ये DPSP नहीं है. To protect monuments, places and objects of national importance. Yes, this is DPSP. To value and preserve the heritage. नहीं, ये भी fundamental आपके duties हैं. तो DPSP कौन सा है? Second only, B only, right? 420. Which of the following parts of the Constitution were amended or inserted by 73rd Constitutional Amendment 1992, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाई. डीपीएसपी को अमेंड किया गया नहीं है. इंसर्ट किया पार्ट 13 को इंसर्ट या अमेंड किया गया नहीं. शेड्यूल 11 वाज एडेड, ठीक है, इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ठीक है. इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या फंक्शन है आपको देखने को मिलेंगे शेड्यूल 11 में. देन पार्ट 9 इटसेल्फ वाज एडेड बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आर्टिकल 243 जो है उसके सारे जो सब क्लाउजेज हैं वो पार्ट 9 में ही हैं. विच तो आपके ये नहीं ऐड हुआ, ये नहीं हुआ. 3 and 4 is going to be the right answer, that is C, right? 429. Which of the following instrument is are used by Indian Parliament to exercise control over the executive, right? So half an hour discussion, yes. कंसल्टेटिव कमेटी नहीं, ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर, हाँ कंसल्टेशंस वगैरह होता है बट एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है कंट्रोल एक्सरसाइज. पार्लियामेंट्री फोरम्स नहीं, ये भी एक्सरसाइज. प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन ये भी एक्सरसाइज नहीं करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर. क्वेश्चन आवर वगैरह, 0 आवर वगैरह, ठीक है, कोई मोशन वगैरह आप मूव करते हो तो ये सब हाफ एन आवर डिस्कशन हो गया. तो ये सब चीज़ें जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर या गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर कंट्रोल देती है. किसको? पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को या ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, ठीक है. लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो नहीं देती. सो 1 only is going to be the right answer, A. 430. With reference to the ordinance making power of the president, consider the following statement. Okay, the power is parallel and co-extensive with the legislative power of the parliament. No, that's incorrect. It is not co-extensive. ठीक है. अगर वैसे आपको देखने में ये स्टेटमेंट करेक्ट लग सकता है बट इट इज़ नॉट को एक्सटेंसिव. इट इज़ ओनली व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन प्रेसिडेंट विल इशू ऑर्डिनेंस, ठीक, और एनी ऑफ द हाउस इज नॉट, तो इट इज़ नॉट को एक्सटेंसिव. ठीक है. सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो दैट्स करेक्ट. प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस को विड्रॉ नहीं कर सकते. हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो सेकेंड ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट. बी इज द आंसर. फोर्थ, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवरन. इट मीन्स सोवरेनिटी का मतलब क्या है ये आपको बताना है. कंट्री के सोवरन होने का मतलब इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. दैट्स करेक्ट. देयर इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल, कंट्री अगर सोवरन है तो इंडिविजुअल्स का उस पर कुछ लेना देना नहीं है. एन इंडियन सिटीजन कैन बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. भाई इसका भी सोवरेनिटी किसी कंट्री के सोवरन स्टेटस से कुछ लेना देना नहीं है, राइट. सो फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सोवरेनिटी का मतलब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट देता है. ए इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट 9. पार्ट 9 क्या डील करता है? पार्ट 9 अभी हमने डिस्कस किया. इट डील्स विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो यू हैव नागालैंड, असम नहीं, फुली एग्जेम्प्टेड नहीं. मणिपुर फुली नहीं है. त्रिपुरा फुली नहीं है. सो नागालैंड ओनली, राइट. सो सी इज गोइंग टू बी द राइट स्टेटमेंट, फर्स्ट ओनली. 433. In the context of 7th schedule of the constitution, consider the following. I hope 7th schedule किस चीज़ के साथ डील करता है आप सभी जानते होंगे. Over the years, subject under the state list have gradually reduced. So that's correct. सरकारिया कमीशन recommended that all residuary power must remain with the parliament. नहीं, ऐसा कुछ सरकारिया कमीशन का कोई रिकमेंडेशन नहीं था. करेक्ट हमें बताना है. So 1 only is going to be the correct statement. 434. Consider the following statement regarding parliamentary privileges. ठीक है. Article 105 deals with parliamentary privileges. The parliamentary privileges in case of any conflict between privileges of MP and fundamental rights of
सिटीजन। प्राइमरीली क्या कह रहा है कि अगर इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिटीजन्स फंडामेंटल राइट एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ एमपी, सिटीजन्स दिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस विल प्रिवेल। सो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन इज गोइंग, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट्स ने बात कही है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कमिटेड बाय मेंबर्स द हाउस कैन इम्पोज पनिशमेंट इन फॉर्म्स ऑफ सस्पेंशन, एक्सपल्सन। अगर कोड ऑफ प्रिविलेज को अगर ब्रीच करते हैं मेंबर्स जो हैं, तो हाउस के पास ये राइट है कि वो इम्पोज कर सकते हैं सस्पेंशन, एक्सपल्सन ऑल्सो। दैट्स करेक्ट, करेक्ट बताना है। सो सेकंड ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। 435 विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आउट ऑफ 2 स्टेटमेंट। द मैटर ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन इज बाय सीक्रेट बैलेट, सो दैट्स करेक्ट। The provision of nota are not applicable to the president, so that is also correct. नोटा का बटन नहीं होता है प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हो रहा हो। So both the statement happens to be correct and hence C is going to be the right answer. Next question is going to be 436. Provision of DPSP deals with which of the following institutions? सुप्रीम कोर्ट के साथ yes, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ DPSP के प्रोविजंस yes, ASI के साथ yes, KVIC के साथ yes, ठीक है। सो ऑल द इंस्टीट्यूशन मेंशन इन दिस क्वेश्चन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ DPSP, सो दैट्स करेक्ट। 436 फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction for offences under article 20 is available to which of the following? It is available to the citizen as well, foreigner as well and the corporation company as well, ठीक है। सो दोनों को, तीनों को available, D is the right answer. Next question is 438. which of the following statement regarding the chairman of the Rajya Sabha is not correct? ठीक है, नॉट करेक्ट हमें बताना है। ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द जनरल पर्पज कमेटी ऑफ द राज्य सभा, दिस इज करेक्ट। He is authorized to correct patent error in the bill passed, so that is also correct. He is elected by an electoral college consisting all members of the parliament via open ballot, नहीं open ballot नहीं, secret ballot, so that's incorrect, हमें not correct बताना, so C is going to be the right answer. 439 consider the following statement regarding the election of the president. election of the president के बारे में बताना है, correct बताना है। Only Supreme Court is authorized to inquire into decide over any dispute in the election of the president, that's करेक्ट। और अगर किसी कैंडिडेट को अगर जीतना है तो उसे 50% प्लस 1 वोट चाहिए, 50% से ज़्यादा वोट्स चाहिए, सो दैट्स करेक्ट, राइट। सो बोथ द स्टेटमेंट हैपन्स टू बी करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। Now let us move to the next question of the day, that is 440, last question of the day. With reference to the attached office, the government to a government department consider the following statement. अब इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अटैच्ड ऑफिस क्या होता है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आप लोग स्टूडेंट हैं तो अटैच्ड ऑफिस, फील्ड ऑफिस, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पता होगा। अटैच्ड ऑफिस इज नथिंग, पॉलिसी सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये देखिए, एक फील्ड ऑफिस होता है जो कि बॉटम लेवल पे आपके काम करता है, जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज करता है। अटैच्ड ऑफिसर्स प्राइमरीली क्या है, पॉलिसी इनपुट्स देता है। पॉलिसी अगर कुछ फील्ड लेवल पे कुछ गलतियां हुई हैं, वहाँ से कुछ इनपुट्स आए हैं, उनको एनालाइज करके जो मेन डिपार्टमेंट है उनको अपने इनपुट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन रिक्वायर्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी लेट डाउन बाय, सो दैट्स करेक्ट। दे फंक्शन एज अ फील्ड एस्टेब्लिशमेंट, नहीं, फील्ड डिपार्टमेंट अलग होता है, एज एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल एग्जीक्यूशन, नहीं, एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होते। एग्जीक्यूशन में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत, एग्जीक्यूशन सपोर्ट, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस कोई स्टेट कर रहा है ना, तो उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखना कि इस स्टेट के, जिस स्टेट के लिए ये पॉलिसी हम दिस डिपार्टमेंट हैड डिज़ाइन, राइट, तो वो उस पॉलिसी में ये बेस्ट प्रैक्टिसेस कंसीडरिंग क्लाइमेटिक फैक्टर, कंसीडरिंग पॉलिटिकल फैक्टर, कंसीडरिंग ज्योग्राफी, कंसीडरिंग मेनी थिंग, वो इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं, राइट। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये फील्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और डिटेल्ड एग्जीक्यूशन तो करते ही नहीं है। दे सर्व एज रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, यस, अभी हम लोगों ने एंड एडवाइस डिपार्टमेंट on technical aspect of the question dealt by them, so that's correct. First and third statement is going to be correct पूछा, so B is going to be the right answer. So with this we are wrapping up this video. Please do let us know कि ये questions आपको कैसे लगे। अगर अच्छा लग रहा है do like, share and comment. Bye bye.